एवरीवन। मैं अर्पित गुप्ता। मैंने इस बार यूपीएससी सीएससी 2021 की परीक्षा में 54वीं रैंक हासिल की है और आप मुझे देख रहे हैं रेडियो सिटी पर आरजे प्रभात जी के साथ। एफएम बोले तो रेडियो सिटी पर मैं हूं आरजे प्रभात आपके साथ। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग और गुड नाइट भी हो सकती है, क्योंकि ये वीडियो खासकर है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, जो इस वीडियो को देखकर मोटिवेट होने वाले हैं। बहुत कुछ सोचेंगे इस वीडियो के बाद कि अच्छा ऐसे करना चाहिए, अच्छा ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मैं अपनी कोई सलाह दूं, अपना कोई विचार रखूं, उससे पहले मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं। यूपीएससी 2021 का रिजल्ट आया है, 54th रैंक हासिल की है। अर्पित हमारे साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। वेलकम अर्पित। अर्पित आपका रेडियो सिटी पर कैसे हैं? Thank you, sir. I'm fine, and I'm also feeling very happy that you have invited me here. आप अर्पित, सबसे पहला मेरा सवाल है, जब भी हम यूपीएससी एस्पिरेंट से बात करते हैं या किसी भी अधिकारी से बात करते हैं, हम यही पूछते हैं आपने तैयारी कैसे की, मतलब स्ट्रैटेजी क्या थी, बता दो, प्लीज बता दो, ताकि हमारा भी भला हो जाए। तो आपकी जो स्ट्रैटेजी थी वो एग्जैक्टली क्या थी? मतलब लोग कहते हैं ये पढ़ो वो मत पढ़ो, आपने क्या पढ़ा, आपने किस तरह से प्लान बनाया, जरा मैं जानना चाहूंगा यहाँ पर। ओके, तो मैं अपनी प्लानिंग बहुत ही शॉर्ट में एक शेयर करना चाहता हूँ दैट मैंने 2 अटेम्प्ट दिए हैं। ठीक है, मैंने दोनों अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर किए हैं और मेंस की एग्जाम दिए हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे मेंस में 735 मार्क्स थे, तो उस साल की कट ऑफ 736 थी जनरल की, तो उस साल मेरा मेंस में नहीं हुआ था एंड इस अटेम्प्ट मैंने 54th रैंक हासिल की है। तो सबसे पहले तो मैं प्रीलिम्स के लिए बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने दोनों प्रीलिम्स क्लियर करे हैं, तो क्या एग्जैक्टली दोनों प्रीलिम्स के लिए मैंने किया है। तो मेरी एकदम सिंपल अप्रोच रही है प्रीलिम्स के लिए कि आपने जो भी बेसिक बुक्स हैं, फॉर एग्जांपल पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, और हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, और इकोनॉमिक्स के लिए यू कैन गो फॉर श्रीराम आईएएस के नोट्स और मृणाल के नोट्स, दोनों में से आप कोई भी पढ़ सकते हो। और इन्वायरमेंट के लिए आपको, मुझे लगता है कि कोई बेसिक बुक्स पढ़ने से अच्छा है कि आप कोई भी यूट्यूब के कुछ कुछ स्मॉल वीडियोज हैं, रोमन सैनी सर के इकोलॉजी पे कुछ वीडियोज हैं, वो आप देख सकते हैं और इन्वायरमेंट के कुछ कुछ पोर्शन को समझने की कोशिश कर सकते हैं रादर देन फॉलोइंग अ बुक। और इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो आप वहाँ फोकस कर सकते हैं। बाकी साइंस एंड टेक में तो मुझे लगता है कि न्यूज में जो भी चीजें चल रही हैं बस उनको समझना है रादर देन बहुत ज्यादा पढ़ना है उसे। ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें पढ़ने के बाद बेसिकली हमें इन चीजों को पढ़ के रिस्ट्रिक्टेड नहीं रखना है खुद को। हमें इन चीजों पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। हमें जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ना है तो फर्स्ट रीडिंग लेने के बाद सबसे पहले हम उस सब्जेक्ट के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस देखेंगे। हम कोशिश करेंगे जानने की कि यूपीएससी किन जगहों से क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो हमको एक पैटर्न दिखता है कि यूपीएससी के पास एक सेट ऑफ पोर्शन है, वो उन पोर्शन से क्वेश्चन रिपीट करेगा। फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी में उन्होंने अगर एक एरिया पकड़ा है क्लाइमेटोलॉजी, तो क्लाइमेटोलॉजी में वो रिपीट करेंगे क्वेश्चन। हो सकता है उन्होंने 2015 में कुछ पूछा हो, सेम कॉन्सेप्ट पे एक डिफरेंट क्वेश्चन 2020 में पूछ दिया हो। तो इससे क्या होता है कि हमें ये आइडिया लग जाता है एग्जैक्टली कि क्वेश्चन किस टाइप से फ्रेम हो रहे हैं यूपीएससी में, क्या उनकी सोच है। तो हमें कोशिश करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उनकी सोच को समझने की, और अपनी जो पढ़ाई है उसको उस तरह से ओरिएंट करें प्रीलिम्स के लिए। और इसमें एक चीज और हेल्पफुल रहती है, जो कोचिंग के मॉक्स हैं। और इसके लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी कोचिंग की आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, क्योंकि सारी की सारी टेस्ट सीरीज मार्केट में आ जाती है। तो मतलब आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। आप सिंपली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप मार्केट से जाके खरीद सकते हैं वो टेस्ट सीरीज, और आप बस को घर पे बैठ के सॉल्व करिए। लेकिन मैटर्स यहाँ पे सॉल्व करने का नहीं है। मेरी जो अप्रोच रही है प्रीलिम्स के लिए वो जस्ट आप, मैं एक कॉपी बनाया, मैंने सिंपल एक कॉपी खरीदी, और जितने भी मॉक्स मैंने दिए हैं, मैंने मॉक्स बहुत ज्यादा देने की कोशिश नहीं की, लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं जो भी 25-30 मॉक्स दे रहा हूँ, उन मॉक्स में मैं जो भी मार्क्स पाऊंगा वो एक जगह लिखूंगा, और उस मॉक्स में मैंने जो गलती की वो मैं बस एक बुलेट पॉइंट में लिखूंगा कि मैंने ये गलती की है। क्योंकि इस एग्जाम के लिए मेरा जो अप्रोच रहा है वो है मिनिमाइजेशन ऑफ मिस्टेक। मेरा ये वो रहा है, अप्रोच रहा है कि जितनी भी आपके पास मिस्टेक्स हो रही हैं उसको आप जितना कम कर पाएंगे, आप इस एग्जाम को क्लियर करने से उतने ज्यादा नजदीक पहुंच जाएंगे। तो मैंने प्रीलिम्स के लिए मेनली वो कॉपी बनाई और उस कॉपी में मैंने सारी मिस्टेक्स नोट करी। तो प्रीलिम्स के एग्जाम के एक महीने पहले, जब 15 दिन पहले, जब मेरे पास 15 दिन का टाइम बचा था, तो मैं अपनी सिर्फ मिस्टेक्स पढ़ रहा था, सिर्फ मिस्टेक्स। इस सब्जेक्ट में मैंने ये मिस्टेक्स करी है, इस सब्जेक्ट में मैंने ये मिस्टेक्स करी है टेस्ट में।
what happened in real exam was कि उसमें से कई सारी मिस्टेक्स ऐसी थी जो मैं एग्जाम में करने से बच गया। एंड दिस वाज वन ऑफ द रीजंस कि जब 2020 में पहला प्रीलिम्स था तो मेरे कट ऑफ से 8 मार्क्स ऊपर थे। एंड देन 2021 का भी प्रीलिम्स की मार्कशीट नहीं आई है, तो अभी मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कितने मार्क्स ऊपर थे, बट आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि लगभग इतने ही मार्क्स इस बार भी ऊपर होंगे। तो मेरी जो प्रीलिम्स के लिए अप्रोच रही है, ये मुझे लगता है कि बहुत ही फुल प्रूफ अप्रोच है। और ऑब्वियसली मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि प्रीलिम्स एक थोड़ा सा रैंडम एग्जाम है, थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जाम है, इन द सेंस कि काफी डिफरेंट अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि दिस एग्जाम इज बीटेबल विथ कॉन्फिडेंस, एंड सेकंड विथ अ फुल प्रूफ अप्रोच जो मैंने अभी दिया। बाकी मेंस के लिए एक बहुत ही सिंपल अप्रोच है कि आपको जो भी सिलेबस में टॉपिक्स लिखे हुए हैं, वर्ड्स लिखे हुए हैं, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री के सिलेबस में लिखा है इवेंट, तो वी हैव टू गो फॉर ऑल द इवेंट्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो कि हमारी हिस्ट्री में हुए। अगर मैं जॉट डाउन करता हूँ तो क्या होंगे, 1857 का रिवॉल्ट होगा, 1885 में कांग्रेस का फॉर्मेशन होगा, या फिर 1905 में मॉडरेट का वीक पड़ना और एक्सट्रीमिस्ट का हावी होना, 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और ऑब्वियसली 1905 में एक स्वदेशी मूवमेंट, और 1915 में होम रूल लीग मूवमेंट, फिर 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फिर 1940s में क्विट इंडिया मूवमेंट एंड इंडिया का इंडिपेंडेंस। दीज आर द लैंडमार्क इवेंट्स। अब इसके अराउंड आपको प्रिपरेशन करनी है, तो सिंपली प्रिपेयर ऑल द इवेंट्स। इसके अराउंड क्या है, व्हाई, हाउ, व्हेन, व्हाट। दिस इज द क्रक्स ऑफ मेंस प्रिपरेशन। आपको सिर्फ इन सब चीजों के अराउंड प्रिपेयर करना है। कोई भी टॉपिक आपने उठाया, फॉर एग्जांपल गवर्नेंस पे आपने उठाई एक स्कीम, तो आपको उस स्कीम के अराउंड सिंपल ये प्रिपेयर करना है, स्कीम के 2-4 इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं, स्कीम के प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्यों स्कीम क्या अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही है, अगर कर रही है तो क्या टेक अवेज है हमारे, क्या बहुत अच्छी स्कीम है तो कैसे इतनी अच्छी काम कर रही है, ये स्कीम हम बाकी, ये चीज जो भी इस स्कीम में अच्छी हो रही है हम बाकी स्कीम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें अप्रोच रखनी है कि हमें उस स्कीम से सीख लेनी है, अगर वो अच्छा कर रही है, जो उसमें प्रॉब्लम्स हैं उसको जॉट डाउन करना है और उसके सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करनी है। तो ये जो अप्रोच है एक मेंस की, ये आपको कहीं ना कहीं बहुत आगे लेकर के जाएगी। ये अप्रोच जो है मेंस में यही जो है आंसर राइटिंग में हेल्प करती है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने इस अप्रोच को फॉलो करने की कोशिश की, बट एक इशू ये था कि क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा नहीं था फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मैं अपनी सारी चीजों को सही से रिवाइज नहीं कर पाया था। तो उसको एग्जाम में भी दिखा कि बहुत सारी चीजें मैं लिख नहीं पाया जो कि मैंने अपने पास रखी थी लिख करके। तो सेकंड अटेम्प्ट में मैंने बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया, मैंने सिंपली जो है रिविजन बढ़ा दिए और मेरे मार्क्स इंप्रूव हो गए। ऑलराइट, सो इसके बाद इंटरव्यू बचता है, जरा उसके भी आप टिप दे दीजिए, क्योंकि आपने इतना सिंपलीफाई कर दिया है प्री और मेंस कि मुझे लग रहा है यहाँ से आधे बच्चे क्लियर कर जाएंगे नेक्स्ट टाइम। इंटरव्यू के बारे में कुछ और टिप देना आप चाहें? हाँ, मैं जरूर बताना चाहूंगा कि इंटरव्यू में मैं पहले से ये बता दूं कि मेरे इंटरव्यू में काफी अच्छे मार्क्स हैं। वन ऑफ द रीजन जो कि मेरी ये रैंक आई है वो इंटरव्यू है, मेरे 193 मार्क्स हैं इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू में मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो बताना चाहूंगा कि आपको कुछ नहीं आता है तो भी जस्ट कैरी दिस कॉन्फिडेंस दैट यू हैव क्लियर मेंस। यार, क्लियरिंग मेंस इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। इफ यू हैव क्लियर्ड इट, यू हैव समथिंग इन इट। ठीक है, ये मत सोचो कि यार आई डोंट हैव समथिंग इन माई सेल्फ, मतलब डर लग रहा है या फिर कॉन्फिडेंस नहीं है, क्या बोलूंगा क्या नहीं बोलूंगा। सिंपली थिंक ना कि यार तुमने मेंस क्लियर किया है। 5 लाख 10 लाख लोग, जो भी 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, 5 लाख लोग जो एग्जाम दे रहे हैं, उसमें यू आर अमंग टॉप 2000, टॉप 1800 पीपल। तो वाई नॉट कैरी दिस कॉन्फिडेंस टू द इंटरव्यू। मतलब मेरा बहुत सिंपल अप्रोच था, इफ आई डोंट नो समथिंग आई वुड से sir I don't know politely, and I'll give a small smile that I am not very frustrated about not knowing anything. When I gave that smile ना, in mock इंटरव्यू में तो वहां पे तो कोई फीडबैक नहीं देते हैं, बट मॉक इंटरव्यू जब मैं किसी कोचिंग में देता था तो मेरे को ये फीडबैक देते कि ये जो तुम्हारी हल्की स्माइल आती है आफ्टर सेइंग आई डोंट नो सर, इट शोज that you know that not knowing anything is really okay, and that shows how confident you are of yourself, and that is what is needed because you are going to have multiple people under you. आपको लोगों से बहुत सारे लोग हैं जिनसे काम करवाना है, जनता के लिए काम करना है। तो ये पोलाइटनेस, अगर जनता कुछ ऐसा चीज बता रही है जिसके बारे में आपको नहीं पता है, तो पोलाइटली एक्सेप्ट करना है कि यस सर, मेरे को ये इशू नहीं मालूम था, मुझे पता है और अब मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो एक ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच जो है वो हमें इंटरव्यू से शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली तब हम एग्जाम के बहुत नजदीक होते हैं।
क्या बात की आपने, बहुत बढ़िया। सो मैं अब थोड़ा स्टार्ट की तरफ चलते हैं। ये जो यूपीएससी का आइडिया है, यही यही अपने आप में बहुत बड़ा है। और कहा जाता है जब आप यूपीएससी के बारे में सिर्फ सोच लेते हैं करना है, वहीं से आपकी तैयारी शुरू हो जाती है। तो ये आइडिया कहाँ से आया, ये मतलब कहाँ से तो मोटिवेशन मिल गया कि आप तो फोड़ देंगे तोड़ देंगे? तो ये आइडिया कहाँ से आ गया यूपीएससी क्लियर करने का, अधिकारी बनने का? मतलब मैं सही बताऊं तो ये आइडिया मेरे मन में 11th 12th क्लास से आ गया था कि मुझे इस एग्जाम की तरफ जाना है, क्योंकि मैं धीरे धीरे जब चीजें देखता था लोकल न्यूज़पेपर्स में, चीजें आती थी, मैं देखता था कि कैसे जो भी प्रशासनिक सेवा के लोग हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं और जी। क्या चेंजेस वो लाने की कोशिश कर रहे हैं और क्या पावर्स हैं उनकी। थोड़ा थोड़ा उसमें बहुत ज्यादा आइडिया तो नहीं होता है क्योंकि हम लोग बहुत छोटे होते हैं, बट हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया लगना शुरू होता है। तो ये चीजें मुझे धीरे धीरे अट्रैक्ट करती थी। फिर जब मैं कॉलेज गया, जब मैंने आईआईटी रुड़की से बीटेक करी है, तो मैं आईआईटी रुड़की जब गया, तो मैं आईआईटी रुड़की से जब घर वापस आता था तो मेरे घर के सामने एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है। मैं उस स्कूल में देखता था कि मैं इतनी अच्छी जगह पढ़ रहा हूँ और मेरे घर के सामने ही एक स्कूल है जहाँ के बच्चे अभी फोर्थ फिफ्थ क्लास में होकर भी क्लास सही से अटेंड नहीं कर रहे हैं। कहीं न कहीं टीचर्स की भी थोड़ी लापरवाही रह रही है कि वो बच्चों को क्लास में नहीं सही से बैठा रहे हैं। तो मुझे ये सब चीज़ें देख कर के लगता था कि और सिर्फ़ यहाँ की नहीं, बहुत सारी और भी जो आस-पास के स्कूल्स हैं, वहाँ पे तो बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं होती थी। मेरे घर के पास तो थोड़ी बहुत पढ़ाई होती भी थी। तो मुझे ये सब देख कर के लगता था कि कहीं न कहीं ये सब चीज़ें चेंज करनी चाहिए। और मैं अगर इतनी अच्छी जगह से पढ़ रहा हूँ, जहाँ पे सरकार ने मेरे ऊपर इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, सरकार ने मेरे ऊपर बहुत पैसा खर्चा किया है, अगर मैंने आईआईटी में पढ़ाई करी है तो मुझे मेरा एक फर्ज बनता है कि मैं इस कंट्री को गिव बैक, जो एक होता है कि खुद से वापस देना अपने देश को। तो मेरे को लगता है कि दिस वाज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन बिहाइंड मी कमिंग इनटू दिस। बिकॉज़ उससे पहले जब मैंने इंटर्नशिप करी थी और जब मैं जॉब जॉइन करने जा रहा था, तो मुझे ये चीज़ पता थी कि आई एम गोइंग टू गेट मनी और बट दिस इज़ नॉट द मोटिव ऑफ माय लाइफ। तो इसलिए मैंने 3 महीने जॉब करी, बट देन टू आई वाज़ एबल टू पुल माई सेल्फ आउट ऑफ द जॉब, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार पैसा जो है मुझे वो सैटिस्फैक्शन दे नहीं पाएगा। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जब यूपीएससी की इंसान एक तैयारी करता है तो कई बार वो फेल हो जाता है। हमने देखा कई सारे एस्पिरेंट ऐसे 4-4 5 अटेम्प्ट देते हैं और फिर नहीं क्लियर होता है, और लास्ट अटेम्प्ट में वो अधिकारी बन जाते हैं। पॉजिटिव रहना कितना जरूरी है, और कितना पेशेंस एक इंसान को रखना चाहिए, कितना एक भरोसा होना चाहिए कि हाँ हो सकता है, इस बारे में तो हो ही सकता है, और कैसे पॉजिटिव रह सकता है इंसान? इसमें मैं अपना खुद का एग्जांपल देना चाहूँगा कि मैं थोड़ा इम्पेशेंट इंसान था। अगर 2020 तक की बात बताऊँ तो मुझे हम्म। चीज़ें कहीं न कहीं जल्दी चाहिए होती थी। इसके पीछे ये भी रीज़न था कि मुझे चीज़ें बहुत ईज़िली अवेलेबल थी। फैसिलिटीज़ में मेरे पेरेंट्स ने, ऑल्दो मैं एक मिडल क्लास फैमिली से आता हूँ, बट उन्होंने मेरे को जो भी फैसिलिटीज़ मुझे चाहिए थी, उन्होंने प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की है। और सिमिलरली मैं लाइफ में से कोई भी एग्ज़ाम मैंने दिया है, तो मैं किसी एग्ज़ाम में फेल नहीं हुआ। तो मेरे को ये भी रहता था कि यार चीज़ें बहुत ईज़िली, मैं एग्ज़ाम सारे क्लियर कर ले रहा हूँ। मतलब मैंने जेईई एडवांस दिया 12th के साथ ही, तो उस साल ही मैंने क्लियर कर लिया और मैं कॉलेज चले गया। मेरे को ड्रॉप भी नहीं लेना पड़ा। फिर मैं कॉलेज में भी मैंने जो भी एग्ज़ाम्स दिए, मैंने काफ़ी अच्छे ग्रेड्स कॉलेज में भी हासिल किए हैं। तो मुझे कभी भी बेसिकली वो फेलियर वाली चीज़ देखने को मिली नहीं थी। लेकिन मुझे अपने पहले अटेम्प्ट में, क्योंकि मेरा पहले अटेम्प्ट में, जैसा कि मैंने बताया कि मेरा 1 मार्क्स से मेंस में नहीं हुआ था और उस समय मेरी तबीयत भी एक्चुअली मेंस के टाइम पे बहुत खराब हो गई थी। मेरी मेंस के जस्ट पहले मुझे चिकन पॉक्स हो गया था। तो जो मुझे मेंस के पहले जस्ट 20 दिन पहले चिकन पॉक्स हुआ, तो मैं मेंस के 1 दिन पहले तक अपने घर पे था और मेंस के 1 दिन पहले ही दिल्ली गया था मेंस का पेपर देने। तो वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा पेशेंस सिखाने वाला पीरियड था, क्योंकि मुझे उस 20 दिन में रियलाइज़ हुआ कि हम हेल्पलेस हैं कुछ चीज़ों के आगे। तो हमें सिर्फ पेशेंस बना के चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो होंगी और हमें सहना तो पड़ेगा। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी क्लियर जब इंसान एक करता है तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। आप चूंकि एक ड्रीम लेकर चले हैं, आपने अपने एक आपने स्कूल को देखा, आपने अपनी लाइफ देखी, कोविड के टाइम पर डेथ्स देखी। क्या एक चीज है जो आपको लगता है कि आप चेंज करना चाहेंगे? अर्पित चूंकि एक अपना सपना लेकर चला है, उसने अपनी एक यूपीएससी जर्नी है। क्या एक चीज है जो आप चेंज करना चाहेंगे, चाहिए कि इसमें मेरा एक योगदान रहे? कौन सा सेक्टर होगा वो, अगर आप करते हैं तो? मेरे ऐसे 2 सेक्टर्स हैं जिन पे मुझे बहुत ज़्यादा मन है काम करने का। पहला तो जो ये इनइक्वालिटीज़ हैं सोसाइटी में, जो हैं असमानताएँ हैं कि कुछ लोग बहुत ही गरीब हैं,
जिनकी कहीं ना कहीं एक कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिनकी कहीं ना कहीं बहुत सारे इश्यूज हैं जो वो फेस कर रहे हैं, वो उनकी आवाज ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही है। और जो बड़े लोग हैं वो कहीं ना कहीं बहुत इजीली रिसोर्सेज को एक्सेस कर ले रहे हैं। तो मेरी सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी रहेगी वो ये रहेगी कि मुझे हर इंसान को उसकी जरूरत के हिसाब से रिसोर्सेज प्रोवाइड कराने की कोशिश करनी है। और गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं, जो नहीं भी है, मैं कोशिश करूंगा कि जिस भी तरह से, जिस भी इनिशिएटिव का जितना भी फायदा उन लोगों तक पहुंच पाए वो पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और दूसरा, मुझे लगता है कि एजुकेशन जो है वो किसी की भी लाइफ चेंज करने का सबसे बड़ा जरिया है। तो मैं चाहूंगा कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि उन घरों के बच्चे पढ़ें जिन घरों के बच्चे उनकी लाइफ चेंज करने के लिए बहुत, मतलब उन घरों के बच्चे जिनकी लाइफ, जो उनकी लाइफ चेंज कर सकते हैं, चाहे जो गरीब घर के बच्चे हैं, क्योंकि वो जब पढ़ेंगे तो वो गरीब के घर को चेंज कर देंगे। ऑलराइट, सो जब रिजल्ट आया जिस दिन, क्या उस रात को आपको नींद आई थी? और जब रिजल्ट देखा तो क्या फीलिंग थी? मतलब फाइनली आईएएस 54th रैंक, है ना? और फैमिली क्या फील कर रही थी? पापा मम्मी कैसा लग रहा था, ये जानना चाहूंगा। एक रात पहले क्या नींद आई थी? मुझे मैं अगर सच बताऊं तो एक रात पहले बिल्कुल नींद नहीं आई थी। मैं ऊपर अपने रूम में, मेरे मम्मी और पापा नीचे रूम में सो रहे थे और मैं ऊपर अपने रूम में जगा हुआ था। मैं कोशिश कर रहा था सोने की, बट मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा इस चीज को लेकर स्ट्रेस था कि यार मुझे वापस से 5 जून को प्रीलिम्स ना देना पड़ जाए। तो अभी 5 जून को अगला प्रीलिम्स है। तो मुझे बहुत ही डर था क्योंकि मैंने सर बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी थी प्रीलिम्स के लिए। अभी मेरा 20 मई को ही इंटरव्यू था। तो बस मुझे 15 दिन मिले थे, उस 15 दिन में भी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, मतलब अभी तक तो कुछ भी नहीं पढ़ा था जब तक रिजल्ट आया। तो ये एक चीज थी, तो मैं पूरी रात जग ही रहा था। सुबह 1-2 घंटे की नींद आई, बट फिर मैं 6 बजे से उठ करके इंतजार कर रहा था कि 11, 12, 12:30 तक तो रिजल्ट आएगा ही। फिर जब रिजल्ट आया तो जब मैंने अपना बस नाम देखा तो मुझे सबसे पहली फीलिंग यही हुई कि यार रिलीव, रिलीव नहीं देना है। तो तो दिस वाज द लाइक मोस्ट, यू कैन से, इम्पोर्टेंट फीलिंग फॉर मी एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। तो मैंने अपने दोस्त एग्जैक्टली। को सबसे पहले यही बोला कि तेरा भाई आईएएस बन गया, एंड सेकंड चीज, भाई प्रीलिम्स नहीं देना है। तो ही वाज भाई चल, अब जो है वी कैन एंजॉय। तो उसके बाद मैं घर आया, मैंने हम पेरेंट्स को बताया, तो ऑब्वियसली पेरेंट्स काइंड ऑफ गेट इमोशनल, क्योंकि वो जो इतना ज्यादा हैप्पीनेस वाला मोमेंट होता है ना, उसमें कहीं ना कहीं एक आंखें जो है भर आती हैं। लगता है कि दिस वाज समथिंग जिसके लिए हम सभी बहुत दिन से वेट कर रहे थे। तो और क्योंकि मेरे से एक्सपेक्टेशन सबकी बहुत ज्यादा थी, मतलब इफ यू वुड हैव टॉक टू एनी ऑफ माय रिलेटिव्स अभी 2 साल पहले ना, जब मैंने प्रिपरेशन शुरू कर थी, उसी दिन सबने बोला होता कि वी आर सीइंग हिम एज एन आईएएस ऑफिसर ऑलरेडी। तो दैट वाज द कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल इन मी। तो मुझे लगता था कि यार इस चीज को किसी ना किसी तरीके से सही प्रूव करना है। तो एवरीवन वाज लाइक वेरी इमोशनल। मुझे तो अभी कई सारे लोग ऐसे मिले हैं जिनको मैं सही से नहीं पहचान रहा था, लेकिन वो मेरे गांव के थे या फिर मेरे रिलेटिव थे। उन्होंने जब भी, जैसे ही मेरे पास मिलने आए तो उन्होंने हक करके रो दिया। उनके जो इमोशंस थे, रॉ इमोशंस थे, वो देख करके लगता है कि शायद मैं उतना खुश नहीं हूँ जितना खुश ये लोग हैं मेरे से। आपकी सक्सेस से सबसे ज्यादा खुश आपके आसपास के लोग होते हैं। बहुत बढ़िया। सो 3 ऐसी चीजें जिनके बिना आप बिल्कुल नहीं रह सकते, मतलब अर्पित को 3 चीजें चाहिए ही चाहिए। 3 चीजें सोचनी पड़ेंगी। आई टेक 5-10 सेकेंड। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो नींद है। ठीक है, सबसे पहली चीज नींद है। ये जो है, इसके बिना मतलब इट्स रियली इम्पॉसिबल फॉर मी टू लिव। मुझे नींद हाँ। चाहिए होती है, दिन में 1-1.5 घंटे और रात में ऐसे 6-7 घंटे। कभी कभी दिन में तो मतलब, अब ठीक है, अब ऐसी लाइफ शुरू हो रही है जहाँ पे मैं शायद नहीं सो पाऊंगा, लेकिन रात में जो है मुझे प्रॉपरली नींद चाहिए होती है, 6 or 7 आवर्स की। और उसके अलावा दूसरी एक चीज है, जो मेरी फैमिली है, जो मेरी बहनें हैं और जो मेरे पेरेंट्स हैं, उनकी कॉल। ठीक है, उनकी कॉल बहुत जरूरी है मेरे लिए। मतलब 1 or 2 डेज अगर बिना कॉल के हो गया तो मतलब आई गेट रेस्टलेस। तो वो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज है। और तीसरी चीज जो है वो है मेरी लाइफ में जो भी मेरी हॉबीज है उनको फॉलो नहीं कर पाना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं किसी भी दौर से गुजर रहा हूँ, मैं अपनी हॉबीज जरूर फॉलो करूंगा, क्योंकि वो ऐसी बिल्कुल। चीज है ना जो मुझे अपने काम में मोटिवेटेड रखती है। पॉइंट।
क्या बात है। सो एक मैसेज सारे एस्पिरेंट्स को जो अभी तैयारी कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे या अभी प्रीलिम्स देने वाले हैं, क्या इन शॉर्ट एक मैसेज देना चाहते हैं उनको आपकी तरफ से? बहुत ही सिंपल मैसेज रहेगा, एकदम रॉ वर्ड्स में कि भाई आप सभी लोग को पहले तो बहुत बहुत बधाई हो इस चीज के लिए कि आपने इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने की सोची है, और एक अगर आप बहुत ही अच्छे मोटिव से इसमें घुस रहे हैं तो। और मैं ये चाहता हूँ आप सभी से कि आप लोग बहुत ज्यादा भ्रमित ना हो। बहुत सारा मटेरियल है मार्केट में, बहुत सारी कोचिंग है, बहुत सारी चीजें हैं। मुझे लगता है पर्सनली कि कोचिंग जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने किसी भी कोचिंग क्लासेस को नहीं ज्वाइन किया था, ना ही मेरे ऑप्शनल मैथ्स के लिए, ना ही मेरे जीएस सब्जेक्ट के लिए। जीएस सब्जेक्ट के लिए मैंने ये सारी चीजें खुद से करी हैं, और मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा, इसीलिए मैं एग्जाम इतनी जल्दी क्रैक कर पाया हूँ। तो और मुझे लगता है कि अपने नोट्स बनाने बहुत जरूरी हैं। आप टॉपर्स के नोट्स देखिए, आप सबके नोट्स देखिए, बट आप समझिए कि वो कैसे नोट्स बना रहे हैं, और उससे खुद के नोट्स बनाइए। उनके नोट्स को अपना नोट्स मत मानिए, क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि उनका वीक पॉइंट क्या था, आपका वीक पॉइंट क्या है। और नोट्स वो हैं जो आपको याद नहीं होते हैं। नोट्स वो नहीं, पूरी कहानी नहीं लिखनी है नोट्स में। नोट्स में आपको वो लिखना है जो आपको याद नहीं होता है, और नोट्स जरूर बनाने हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट लाइफ, और बहुत ज्यादा सीखो लाइफ में, बहुत ज्यादा चीजें करो, जो ड्रीम लेके चले उस पर जरूर काम करना, खासकर एजुकेशन सेक्टर में। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू, थैंक यू। मैं बहुत बहुत ही दिल से आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये लिया है मेरा इंटरव्यू, और मैं चाहूंगा कि ये जो मेरे थॉट्स हैं वो आप हमारे जो भी गोरखपुर के और जो भी इस एरिया के बच्चे हैं एटलीस्ट उन तक तो जरूर पहुंचाएं, बाकी और भी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। क्योंकि हम लोग जो हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंफीरियर फील करते हैं, हमारे एरिया के लोग, कि यहाँ पे क्योंकि बहुत अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं है बाकी जगहों के कंपैरिजन में। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो उनके लिए मोटिवेशन का काम करना चाहिए कि यार मैंने भी यही गोरखपुर के एक छोटे से टाउन से जनवा में रह करके प्रिपरेशन करी है लास्ट 1 ईयर्स में। सिर्फ एग्जाम देने जाता था, प्रीलिम्स का एग्जाम देने गोरखपुर आया था, मेंस का एग्जाम देने लखनऊ गया था, और इंटरव्यू देने फाइनली दिल्ली गया था। लेकिन मैं अल्टीमेटली अपने घर वापस आ जाता था, जो भी एग्जाम देता था उसको दे करके, और पढ़ता यहीं पे था। तो यार घर पे बैठ के सब कुछ हो सकता है, सब कुछ अवेलेबल है। बस अंदर एक फील होनी चाहिए कि यार I'll do it and I can do it. Thank you so much. Thank you. Radio City.